अगर आप क्लास 9th में हो और अगर आप मैथ्स में इतनी सी भी जगह अगर फंस रहे हो तो ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखने पे आपकी जो प्रिपरेशन और दिमाग के जाले हैं वो गारंटीड पूरी तरीके से झड़ जाएंगे। इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि जो तुम्हारा चैप्टर इतना दिमाग खराब करके रखा है, इतना डिफिकल्ट चैप्टर है, रात रात दिन दिन लग गए पर कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या वो उतने मार्क्स का भी आने वाला एग्जाम में कि वो वर्थ इट है? वो कोई चैप्टर हो चाहे वो कोई टॉपिक हो, कितने मार्क्स का आएगा एग्जाम में, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, किस चैप्टर में कहां दिमाग लगाना है, सारी चीजें आज होने वाली है। ऑलराइट, व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवली स्टूडेंट्स आउट देयर, वेलकम टू जस्ट पढ़ ले। और आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 के मैथ्स का पूरा डिस्कशन करने वाले, शुरू से लेकर एंड तक। मुश्किल से 1 महीने का टाइम बचा हुआ है और आपको लोगों को पूरा मैथ्स अगर प्रिपेयर करना है शुरू से एंड तक, फर्क नहीं पड़ता आप किसी पोजीशन पे आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, सबके लिए वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये वो वीडियो होने वाला है जो कि 9th में मैथ्स का YouTube के ऊपर सबसे ज्यादा एनरिच्ड वीडियो है, जहां पर आपको सबसे ज्यादा नॉलेज देखने को मिलेगा। और मैं कोई 100-50 वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं एक वीडियो ऐसा बनाता हूं कि आपके 10 के बराबर होते हैं सबके। तो आज पूरा का पूरा आपका मैथ्स का जितना भी कंफ्यूजन सारा क्लियर कर दूंगा। मैं मस्ती मजाक में हर चीजें लेके चलता हूं, बट चूंकि हमारे पास में समय कम है अभी और हमको सारी प्रिपरेशन, सारा दिमाग सिर्फ अपनी प्रिपरेशन और पढ़ाई के ऊपर लगाना है, तो डायरेक्टली जम करते वीडियो के अंदर। बट उसके पहले 2-3 चीजें बस नोट कर लो। अभी बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो पढ़ लेगा व्हाट्सएप चैनल एक्टिव हो चुका है, टेलीग्राम चैनल भी एक्टिव है, ये दोनों चैनल्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्लीज सबसे पहले इन दोनों को ज्वाइन कर लो क्योंकि एग्जाम टाइम में जो भी अपडेट्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, पीडीएफ्स आएंगे, उन सबका हर चीज का अपडेट यहां पर नहीं आ सकता है। तो वो आपके लिए गोल्ड माइन है जहां पर आपको बिल्कुल गोल्ड कंटेंट मिलेगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि डायमंड कंटेंट जहां पर आपको मिलेगा वो है पढ़ ले की ऐप। तो अगर आपने अभी तक पढ़ ले की ऐप डाउनलोड नहीं की है, प्लीज मेक श्योर कि आप प्ले स्टोर पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पढ़ ले की ऐप डाउनलोड करो, उसमें रजिस्टर कर लो। वहां पर आपको फ्री में ढेर सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। अगर जैसे मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में एक एक चैप्टर का, हर एक एक्सरसाइज का एक एक आंसर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा ऐप के अंदर, वो भी फ्री में। और इसके अलावा जो भी मैं इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा वो सारा कंटेंट आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा, सब कुछ। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो एक ऐप अपने फोन में अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डाल के रखो। और बाकी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो, हमारा टारगेट है 8 लाख सब्सक्राइबर्स का। आपके एग्जाम होने से पहले पहले ट्राई कर रहे हम कि 1 मिलियन कभी पहुंच पाए तो बहुत अच्छी बात है। और इंस्टाग्राम पर अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो थोड़े बहुत अपडेट्स के लिए, वीडियो वगैरह कब आएगा, सारी चीजों के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। 50,000 फॉलोअर्स का वहां पर भी टारगेट है। बट हाँ देखो, इंस्टाग्राम तो बात की बात है, मेरे को मतलब ऑब्वियसली लालच होता है कि फॉलोअर बढ़ जाए, बट ये है कि आप अभी डिस्ट्रैक्ट मत हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अभी पढ़ ले की ऐप डाउनलोड कर लो और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। डायरेक्टली जंपिंग टू द वीडियो। मैंने वीडियो को 3 हिस्सों के अंदर ऐसा डिवाइड किया हुआ है कि पहला हिस्सा वो है जहां पर हमारे जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है दिमाग के अंदर, वो आपकी कवर कर दूंगा कि भैया कौन क्या दिमाग में जो भी डाउट्स होते हैं वो कवर कर दूंगा। दूसरे पार्ट के अंदर आपको बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर कितने कितने मार्क्स का है, कहां पर मेहनत लगानी है। और तीसरे पार्ट के अंदर ये बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर आसान है, डिफिकल्ट है और मॉडरेट है। मैंने हर चैप्टर को क्लासिफाई करके आपको बता दिया है। तो शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और ऐसे मत बैठना जैसे कि बस भजन सुनने आओ, प्रवचन सुनने आओ, पेन और पेपर लेके बैठना और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लगे उनको नोट करते चलना। पहला जो सवाल दिमाग के अंदर सबसे ज्यादा आता है कि भैया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम क्या क्या पढ़े। तो मेरी बात सुनो, जितनी भी रेफरेंसेस है आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, प्लीज उनको हाथ भी मत लगाना। अभी हम लोगों को सिर्फ ये चीजें करनी है। अगर आपको कोई भी चैप्टर कंप्लीट करना है तो सबसे पहले, अगर आपको उसका कंसेप्ट नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा है, तो YouTube के ऊपर कोई भी अच्छा वन शॉट लेक्चर देख लेना। मैंने भी कुछ चैप्टर्स के डाले हुए वन शॉट लेक्चर्स, आप आगे चैप्टर का नाम डालोगे और आगे प्रणय चौहान डालोगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरा, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसके बाहर कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। फिर तीसरा ये कि जब आप वन शॉट लेक्चर पढ़ोगे तब आपको पढ़ते पढ़ते कुछ नोट्स बनते हैं। डिटेल में तो हम बना नहीं सकते, इतना समय नहीं है। तो वन शॉट लेक्चर जो भी आप देखो उसको 1.5x या 2x पे, अगर मेरा देख रहे हो तो वैसे आपको 2x पे लाने की जरूरत नहीं है, पहले बहुत तेज बोलता हूं। बस एक पेपर और रफ नोट्स बना लो कि भाई कोई कोई सी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं या कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जो आपको बाद में भूल जाओगे, सिर्फ वो चीजें नोट कर लो। जो चीजें दिमाग में बैठी रहेंगी उनको मत करो, जो चीजें आपको लगता है भूल जाओगे वो नोट कर लो। और बस उतना ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है। अगर आपने पहले से नोट्स बना रखे, वेल एंड गुड। अगला आपको करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपके पास में कहीं से भी अवेलेबल है, जैसे कि आप क्वेश्चन बैंक वगैरह उठा सकते हो आप, तो जैसे उस वाले की क्वेश्चन बैंक मैंने आप लोगों को रेकमेंड की थी पहले। अभी भी हालांकि टाइम थोड़ा कम है कि आप सारे क्वेश्चंस कर पाओ, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपकी एनसीईआरटी हो रखी है तब हमको इस पे आना है। मैंने इसको एक लिस्ट में बना रखा है कि सबसे पहले इस ऑर्डर में चलना है। अगर ये नहीं हुआ तो यहां नहीं आना है, ठीक है। और ये सब होने के बाद, यानी कि अगर एटलीस्ट आपका 3 हो रखा है और इसका टाइम नहीं भी है तो भी भाई सैंपल पेपर तो लगाना ही लगाना है। और एक सैंपल पेपर तो आपका अगले 2 से 3 दिन में लग ही जाना चाहिए। आपको लग रहा है भैया कुछ नहीं आता, क्या करेंगे? मेरी जान, आपको वो सैंपल पेपर करके ही पता चलेगा कि आप कहां स्टैंड करते हो, किन टॉपिक्स में आपको समस्या आ रही, कौन से टॉपिक्स आप इजीली कर पा रहे हो। और उस एक सैंपल पेपर के जरिए आप डिसाइड कर सकते हो कि किस चैप्टर का आपको ऊपर रखना है अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में।
अब सैंपल पेपर कौन सा करें, तो भैया मैंने तो अपने टाइम पे ओसवाल का करा, आप लोगों को पता ही है, ठीक है, बहुत ही ट्रस्टेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी जो लेटेस्ट एडिशन आया है इसके अंदर आपको हर चैप्टर का फ्लो चार्ट भी मिलता है पहले, ठीक है, सारे चैप्टर्स के पहले फ्लो चार्ट दे रखे हैं और उसके बाद में जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है उस हिसाब से पूरे के पूरे क्वेश्चन है, जैसे ऑब्वियसली आपको पता ही होगा असर्शन, रीजनिंग है, केस बेस्ड सब कुछ है और सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड सारे टाइप के सैंपल पेपर और बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो अगर आपने, देखो मैं आपको एक सच बात बताता हूं, अगर आपने इसके 10 के 10 सैंपल पेपर सॉल्व भी कर लिए, कुछ नहीं किया, आपको कंसेप्ट आता और आपने ये सॉल्व कर लिया, भाई आप बहुत अच्छी स्टेट पे हो, मतलब हाई चांसेस है कि आपका जो पूरा पेपर है वो आपने पढ़ लिया इन 10 पेपर्स में से, ठीक है। तो ये है, अब इतना समझ में आ गया, इसके बाहर एक भी चीज नहीं करना, एक भी नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगता है कि भैया क्वेश्चन बैंक से कर लेंगे, उसमें बहुत सारे होंगे, तो भैया नेट पर डाल दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप के जो भी 5-10 क्वेश्चंस आते हैं वो मिल जाएंगे और मैं भी आप लोगों को पढ़ लेके ऐप के ऊपर इसकी फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा कुछ टाइम के अंदर, हर एक चैप्टर के आपको मिल जाएंगी, तो वहां पर वो ऐप डाउनलोड कर लेना। इतना काम हो गया। अब अगला सवाल भैया कैलकुलेशन स्पीड। अब देखो मैथ्स के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो प्रैक्टिस और कैलकुलेशन स्पीड। तो ये ध्यान रखना कि अब से हम जो भी प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं, हमने फॉर एग्जांपल आज के दिन एसएसटी लिया, साइंस लिया, जो भी आप पढ़ रहे हो, आपको मिनिमम 40 मिनट्स मैथ्स को डेली देने ही देने हैं, 40 मिनट्स मिनिमम मैथ को देने हैं। और कैलकुलेशन स्पीड अगर बढ़ानी है तो उसके लिए बहुत सिंपल सी तरकीब है, आप कर सकते हो, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं और बहुत ट्राई टेस्टेड वेरीफाइड मेथड है कि रोज आपको सबसे पहले दिन स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी पढ़ने से पहले, अगर आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल जाने से बस 10 मिनट पहले आपको एक काम करना है कि आपको रैंडम कोई भी 10 क्वेश्चंस लेने, रैंडम क्वेश्चंस, और ये आपके सिलेबस से रिलेटेड ना भी हो तो भी चलेगा, बट ये क्वेश्चंस कैसे होंगे कि भैया आपने कोई बहुत बड़ा नंबर डिवाइड कर दिया, कोई बहुत बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन, सिर्फ ये जो 4 ऑपरेशंस है इनके ऊपर आपको कैलकुलेशन अपना करना है, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते तो आपका नंबर पे कमांड वैसे ही बढ़ जाएगा। आपने किया 15918 डिवाइडेड बाय 3196, इस टाइप का कुछ कैलकुलेशन कर लिया फॉर एग्जांपल। 10 मिनट आपके पास में, आपको ट्राई करना है कि आप जितने इन 10 क्वेश्चन में से कर सकते हो उतने कर लो, बहुत ज्यादा नहीं भी करना है, बट एटलीस्ट वो दिमाग में प्रैक्टिस चलते रहे, रोज रोज दौड़ते रहते ना थोड़ा थोड़ा, तो एक दिन ज्यादा स्पीड में दौड़ने में मेहनत नहीं लगती, पर अगर किसी एक दिन रैंडमली जाके तेज दौड़ने लग जाओगे तो पैर दर्द करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये डेली प्रैक्टिस हमको करनी है। अगली चीज की भैया एग्जाम के टाइम पे कितना पढ़ना है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप बताने वाला हूं कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको एग्जाम, देखो अभी 1 महीना है, एग्जाम टाइम जब आएगा, मान लो कि 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 दिन बाद एग्जाम है, आपका मैथ्स का पेपर है, तो उस टाइम पे क्या पढ़ना है, उस टाइम पे हमको सिर्फ 2-3 चीजें करनी है। सबसे पहला तो एक दो सैंपल पेपर तो तब लगाने ही लगाना है। दूसरा आपको ये करना है कि जो आपने नोट्स के अंदर लिख रखा था वो चीज करनी है, और एक और चीज आप करनी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि अभी के टाइम पे जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, अब मैं एनसीईआरटी सॉल्व करने निकला, अब ऑब्वियसली बात मैं अभी भी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व नहीं कर सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अगर आप इस स्टेट पे कि आपने बिल्कुल भी एनसीईआरटी नहीं की हुई है तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट वगैरह जो दूंगा वो आप कर सकते हो एनसीईआरटी में से मार करके, बट फॉर नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आप खुद ही इतने समझदार हो कि आपने एनसीईआरटी के अंदर देख लिया कि भैया क्वेश्चंस एक टाइप के ही है ना, ऑलमोस्ट, मतलब वैल्यू चेंज है तो हमने सबका कंसेप्ट देख लिया और वैल्यू जो चेंज है उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया। अब जो भी क्वेश्चंस मैं करते जा रहा हूं, मान लो कि ये क्वेश्चन मैंने किया तो मैंने टिक लगा दिया, ये क्वेश्चन किया तो टिक लगा दिया। अब जब मैं ये क्वेश्चन करने बैठा तो मैं थोड़ा सा अटक गया, मैं थोड़ा सा फंस गया कि यार ये कैसे होता है, ये तो मेरे एक बार में हो गए, फटफट तरीके से हो गए, ये जब करने बैठा तो मैं फंस गया। तो मैंने क्या किया, इसको एक अलग सा मार्क बना दिया। फॉर एग्जाम्पल अब मैं 7वां क्वेश्चन गया, ये भी मुझसे हो गया, अब 8वां क्वेश्चन ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा, मतलब इसमें मैं अटका तो नहीं, ये मेरे समझ में ही नहीं आ रहा, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा था ये पहली बार में, ठीक है। तो जो पहली बार में क्वेश्चन पल्ले में नहीं पड़ रहा उसको एक अलग मार्क दे दो, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्क्वायर दे दिया। अब जब एग्जाम टाइम आएगा ना तो हमको सिर्फ ये 2 क्वेश्चन करने हैं इस एक्सरसाइज में से, एक वो जिसमें हम थोड़े अटक गए थे पर हमने कर लिया था जैसे तैसे करके, और एक वो जो हमको आ ही नहीं रहा था तो हमको कहीं से सॉल्यूशन देखना पड़ा। एक चीज आपको और करनी है कि कोई भी एक नोटबुक के पीछे आप अलग से नोटबुक बना लो, बट उसके अंदर आप सारी चीजें जहां जहां पर भी आप फंसते चल रहे हो वो लिख के रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब तुम यहां फंसे तो आपको बस उस कॉपी के अंदर ये लिखना है एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन 6 and 8। ये आपको बुक में तो मार्क करना ही, बट यहां पर भी लिखते हुए चलना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको कोई चीज समझ में नहीं आई थी, जैसे आपने कोई लेक्चर देखा, आपको उसमें समझ में नहीं आया कि यार सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर ये फलाना का मुझे याद नहीं हो रहा ठीक से, फॉर एग्जांपल हेमिस्फीयर का टीएसए याद नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप लोगों को जो जो चीजें भी क्लिक नहीं हो पा रही थी उनको आपको लिख लेना है, जैसे कि टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर ये आपने लिख लिया, ऐसे करके आपने 50 चीजें लिख ली।
अब एग्जाम टाइम में हम सिर्फ इनके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे जो हमको उस टाइम पे ठीक से नहीं आई थी, हमारे पास तब टाइम नहीं होगा कि हम सब कुछ कर पाए। ये करना बहुत जरूरी है, चाहे इसके आप एक अलग किताब बनाओ या अलग पेजेस का बंडल लो, रफ पेजेस का बंडल लो, कुछ भी लो, ये आपका रामबाण इलाज होने वाला है एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि हमको सिर्फ इतने पे ही फोकस करना है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है भैया पूरा नंबरिंग। मैंने जो अब ये पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि सारे चैप्टर्स कौन कौन से यूनिट और कितने कितने मार्क्स का आ रही है, ये वापस वो चीज यहां पर दे रखी है, बट यहां पर मैंने तुमको थोड़ा सा डिटेल में बता रखा है कि कौन कितने मार्क्स ईच अप्रोक्सीमेटली चैप्टर आ सकता है। ये आपके सारे यूनिट्स हैं, ठीक है, जो बोल्ड में लिखे हुए ये सारे आपके यूनिट्स के नाम है। अब जो बोर्ड की तरफ से सर्कुलर आता है, नहीं कि जो सीबीएसई की तरफ से सर्कुलर आया है, उसमें बस ये लिखा रहता है कि कोई पर्टिकुलर यूनिट कितने मार्क्स के, कभी भी चैप्टर के वाइज मार्क्स नहीं देते, ठीक है। जैसे आपको दे दिया कि भाई नंबर सिस्टम 10 मार्क्स का, तो अब इसमें एक ही चैप्टर तो यही 10 मार्क्स का होगा। अब जैसे अलजेब्रा के अंदर 2 चैप्टर है, तो अलजेब्रा 20 मार्क्स का, ये आपको उन्होंने बता दिया है। हर चैप्टर कितने मार्क्स का ये नहीं बताएंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि 10-10 मार्क्स के दोनों आएंगे, 8 से लेके 12 मार्क्स के बीच में आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये 8 मार्क्स का, ये 12 मार्क्स का है, ये 10 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का, ये 11 मार्क्स का, 9 मार्क्स का, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे मैंने आप लोगों को बाइफर्केशन दे रखा है। अब मैं आप लोगों को आगे लेके एक बहुत ही बढ़िया चीज बताना हूं, जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स को प्रायोरिटी वाइज अरेंज कर दिया है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है आज की डेट में, तो भी आप इजीली अपने एटलीस्ट पासिंग मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, हम जब भी पढ़ते हैं ना, तो हम अपनी प्रेजेंट कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए पढ़ते हैं, ये बात ध्यान रखना। हमको आज ये नहीं पढ़ना है ये सोच के, देखो डेफिनेटली हमको टॉपर बनना है, पर जो टॉपर बनने का जो रास्ता है ना, वो सबके लिए अलग होता है। आप लोग सोच लो, बिल्कुल सही बात है, चलो मान लो कि मुझे कुछ नहीं होता, मैंने सोच लिया कि मुझे 95% लाना है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन और होना चाहिए सबके अंदर कि 95% लाना है। पर यहां तक पहुंचने का रास्ता जो आज की डेट में 70% पे है उसके लिए अलग होगा, जो आज की डेट में 50% पे है उसके लिए अलग होगा, जो आज की डेट में 90% पे है उसके लिए अलग होगा। अभी 90% वाला सिर्फ सैंपल पेपर लगाएगा तो उसके 95 बन जाएंगे, इसने 10 सैंपल पेपर किए 95 बन गए। क्या 50% वाला सिर्फ सैंपल पेपर लगाएगा 95 पहुंच सकता है? नहीं, गोल सबका वो है, पर रास्ते सबके अलग अलग हैं। तो हमको उन रास्तों को प्रायोरिटी वाइज ब्रेक डाउन करना है कि आज की डेट में हमारी कंडीशन क्या है, उस हिसाब से हमारी मिनिमम ये चीजें इस ऑर्डर में होनी चाहिए। तो मैं आपको सारी चीजें असेंडिंग ऑर्डर में बताने वाला हूं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि ये पहले होना ही चाहिए सबका, फिर ये सबका होना ही चाहिए, फिर ये होना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे आप टॉपर के पाथ पे चलते जाओगे। सारा तुमने देख लिया। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे कि भैया इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है। इजी में सारे चैप्टर्स और हर एक चैप्टर की एक एक खासियत आपको बताऊंगा जहां से आपके नंबर बन जाएंगे। इजी के अंदर आपके मैंने 4 चैप्टर्स डाले हुए हैं, रियल नंबर 10 मार्क्स का है। देखो नो डाउट ये चैप्टर लेंदी है, लंबा है, इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, बट ये जो 4 चैप्टर है ना, मैंने ये सोच के लिखे हैं कि ये ऐसे चैप्टर्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रीवियस नॉलेज। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप जीरो पे खड़े हो, तो भी ये 4 ऐसे चैप्टर्स है जो कोई भी समझ सकता है, इनके लिए कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप क्वाड्रिलेटरल करने जा रहे हो तो आपको लाइन साइड एंगल्स पता होना चाहिए। आप सरफेस एरिया वॉल्यूम करने गए हो तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यहां से एक एक चैप्टर को लेके चलते कि इस चैप्टर की क्या खासियत है और इस चैप्टर में कैसे कम मेहनत में ज्यादा नंबर आ सकता है। ठीक है, रियल नंबर है भैया। रियल नंबर की देखो सबसे पहले क्या खासियत है कि यहां पर नंबर लाइन के अंदर प्लॉटिंग, 2-3 चीजें आ सकती है। नंबर लाइन की प्लॉटिंग आ सकती है, रियल नंबर के ऊपर ऑपरेशन आ सकते हैं कि भैया वो मल्टीप्लाई डिवाइड टाइप का जो ऑपरेशन होता है, जैसे कि सॉरी एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसे कि √3 प्लस फलाना फलाना कर दिया या √9 प्लस फलाना फलाना कर दिया, इस टाइप का। ठीक है, और डेसिमल एक्सपेंशन, ये 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं स्टैट्स पे। स्टैट्स के ऊपर तो कुछ नहीं भैया, पूरा ही चैप्टर आसान है, ये पूरा ही आना चाहिए। 4-5 एक्सरसाइज शायद इसके अंदर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही आसान है, मात्र शायद 2 ही एक्सरसाइजेस है जहां तक मुझे याद है, 1-2 एक्सरसाइजेस इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस प्लॉटिंग करनी है, अनप्लॉटिंग करनी है, बस देखना है उसके अंदर कि भैया क्या है। यूक्लिड ज्योमेट्री अगेन बहुत सिंपल, ये भी ऑलमोस्ट पूरा थियरी चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पोस्टुलेट्स हैं और थियरी में सब कुछ प्रूव करना है सिर्फ लिख के। तो ये 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आज की डेट में कोई भी व्यक्ति कर सकता है, तो फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी सिचुएशन में हो। अनटिल अनलेस आज की डेट में आप 95% वाले बच्चे हो तो आपके लिए नहीं है ये। बाकी 90% से लेके 40, 30, 20, 0% तक जितने भी बच्चे हैं उनका पहले ये 4 कंप्लीट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भैया अगर आप इतना कर लेते हो तो आप श्योर शॉट अपने 25 मार्क्स सिक्योर कर लेते हो। आपके 24 से 26 मार्क्स इन चारों में सिक्योर हो जाते हैं। 10 मार्क्स का ये, 6 का ये, 4 का ये और 5 से 6 मार्क्स का ये। अब इतना अगर आपने कर लिया तो फिर हम आते हैं मॉडरेट वाली कैटेगरी में। मॉडरेट वाली कैटेगरी में मुझे सबसे ज्यादा जो अगेन इसमें भी इजी ही लगता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दिस इज अ इजी चैप्टर। ये लगेगा आपको कि भाई डिफिकल्ट है, बट कोई भी कर सकता है, इसमें भी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
ठीक है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आना चाहिए। और अगर आपने इसके अंदर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, देखो ये वाला चैप्टर प्रैक्टिस डिमांड करता है, ठीक है। रियल नंबर में फिर भी आपने मान लो कि लेट्स से डेसिमल एक्सपांशन समझ लिया, 2-3 टाइप के क्वेश्चन का, तो आप कर सकते हो। बट ये मैंने मॉडरेट में डाला है क्योंकि प्रैक्टिस मांगता है, इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, बस प्रैक्टिस है कि आपको वो स्टेटमेंट से लीनियर इक्वेशन बनाते आनी चाहिए। वो प्रैक्टिस आपके मात्र एनसीईआरटी के क्वेश्चन से इजीली हो जाएगी। फिर मैंने डाला है पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल के अंदर भी कुछ चीजें बहुत आसान है और बहुत फुद्दू क्वेश्चन बनते हैं 3-3 मार्क्स के, कि भैया वो फॉर एग्जांपल आप लोगों को बोल दिया कि x की वैल्यू 3 डाल दो इस इक्वेशन में, x² + 3x + 5, इसके अंदर 3 डाल के बताओ कि क्या आ रहा है, या वेदर दिस इज अ जीरो ऑफ दिस और नॉट। सिंपल सी बात है, वैल्यू डालनी और प्लस करना है, बड़ा आसान है। कुछ चीजें हाँ आगे चल के कुछ चीजें डिफिकल्ट हो जाती है, जैसे फैक्टराइजेशन है तो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, बट फिर भी आराम से किया जा सकता है। फिर लाइंस एंड एंगल्स पे आते हैं। अब मैंने पहले इन दोनों को और फिर लाइंस एंड एंगल्स को क्यों रखा है, उसका रीजन ये है कि इनका वेटेज ज्यादा है और लाइंस एंड एंगल्स का वेटेज कम है। उतनी ही मेहनत में आप ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो यहाँ पे। और चूंकि ये चैप्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो आप एल्जेब्रा अपना 20 मार्क्स का सिक्योर कर सकते हो यहाँ से। तो आपके कितने हो गए भैया, यहाँ से 25 मार्क्स और यहाँ से करीब करीब 20 मार्क्स, यानी कि 40 to 45 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए। आपने अगर 25 मार्क्स सिक्योर कर लिए, तो आज देखो एक सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेते कि आपके पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। तो 80 मार्क्स का पेपर है और आपके 33% जनरली पासिंग मार्क्स होते हैं, तो 26 के आसपास आपके पासिंग मार्क्स है कि आपके 26-27 मार्क्स आने चाहिए, तो आप पास हो जाओगे। इतने से आप हो सकते हो पास। इसके अलावा 2-4 नंबर तो कहीं से लाओगे ना जुगाड़ करके। तो इस टाइप से चीजें करनी है हमको, ठीक है। अब लाइंस एंड एंगल्स और फिर उसके बाद में एरियाज, ये दोनों चीजें करनी है, ठीक है। लाइंस एंड एंगल्स भी अपने आप में एक आसान चैप्टर है। इसके अंदर कुछ जैसे फॉर एग्जांपल एक कंसेप्ट है, एक इसमें बस ये खासियत है कि आप एक कंसेप्ट पे पूरी एक एक्सरसाइज कर सकते हो, है ना। उन्होंने बोल दिया कि भैया फलाना फलाना वर्टिकल ऑपोजिट होता है, ये वर्टिकल ऑपोजिट है, तो ये वर्टिकल ऑपोजिट के ऊपर खेल के आपके 4-5 साल बन गए इसके अंदर, ठीक है। फिर आपको बोल देंगे कि कोई इंटीरियर है, इस टाइप के जो एंगल्स, तो वो चीज आपके यहां पर हो जाएगी। और अगला है एरियाज। एरियाज अपने आप में थोड़ा डिफरेंट चैप्टर इसलिए भी है क्योंकि आपको थोड़ा बहुत लाइंस एंड एंगल्स उसके लिए आना चाहिए। और दूसरी बात कि यहां पर आपके अगेन फॉर्मूलाज लगेंगे, ठीक है। तो आपकी ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं मांग रहा है चैप्टर, ठीक है। चलो अब आते भैया थोड़े डिफिकल्ट में। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को मैं कम डिफिकल्ट क्यों बोल रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर के अंदर भी फॉर्मूले ज्यादा है, कैलकुलेशन ज्यादा है, पर ज्यादा कंसेप्ट नहीं है दिमाग लगाने के, ठीक है। आपको भैया मान लो कि फॉर एग्जांपल 10 फॉर्मूले हैं, 10 फॉर्मूले के अगेंस्ट आपके शायद 7-8 एक्सरसाइज अगर भी होंगी, तो अगर आपने एक एक एक्सरसाइज के अंदर थोड़ा बहुत भी समझ लिया कि इसको कैसे कर रहा है, तो आप एग्जाम के अंदर एटलीस्ट कुछ लिख पाओगे, आपकी स्टेप मार्किंग मिल जाएगी। अगर आपको फॉर्मूला आता है, आपने सिर्फ फॉर्मूले लिख दिए, तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, वैल्यू ही भरनी है। भाई तुमको बोल दिया कि फलाना फलाना ये गार्डन है, इसका ये पेरीमीटर है, इतना एरिया, ये फलाना है, तो इसका एरिया निकाल दो, है ना। या फिर ये स्फीयर है, इसका इतना रेडियस है, ये इसके आधे का रेडियस इतना था, तो इसका पूरे का एरिया निकाल दो, ये हेमिस्फीयर का एरिया निकाल दो, इसका टीएसए निकाल दो। तो है तो सब फॉर्मूला बेस्ड ही, इसमें ज्यादा आपको क्वेश्चन को पढ़ के दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस वैल्यू रखती जानी है और वैल्यू रखते जानी है आंसर के अंदर। फिर उसके बाद में आता है ट्रायंगल्स। अगेन भाई इसके अंदर थ्योरम बहुत सारे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि बिना ट्रायंगल्स के आप क्वाड्रिलेटरल्स नहीं कर सकते। क्वाड्रिलेटरल्स करने के लिए ट्रायंगल्स आना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर ट्रायंगल की बहुत सारी जगह कॉन्ग्रुएंसी जरूरत पड़ती है। फिर है सर्कल्स। सर्कल्स थोड़ा इंडिपेंडेंट भी है, बट सर्कल्स के लिए आपको ट्रायंगल्स भी आना चाहिए और लाइंस एंड एंगल्स भी आना चाहिए, ठीक है। तो सर्कल्स अपने आप में ये रहा। अब मैंने इनको नीचे क्यों रखा है और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को ऊपर रखने का एक और रीजन क्या है भैया, सिंपल सी बात है, वेटेज। इसका वेटेज ज्यादा है, ये मेंसुरेशन में आता है, ये तीनों ज्योमेट्री में आता है। अब ज्योमेट्री के अंदर आपके 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6 मार्क्स है। हमने एक चैप्टर ज्योमेट्री का यहां उठा लिया, एक चैप्टर ज्योमेट्री का यहां उठा लिया, तो 2 चैप्टर ज्योमेट्री हमने पहले कर लिए और बाकी हमने यहां पर छोड़ दिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमें इस ऑर्डर में चलना है कि इतना मिनिमम हर बच्चे को आना चाहिए। सिर्फ एनसीईआरटी करनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में आप चाहे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हो, बट मैं आपको बताता हूं कि किन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है। इसके लिए कहीं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी कहीं जरूरत नहीं है, इसके लिए भी कहीं नहीं, इसके लिए इन चारों के लिए एनसीईआरटी इज टोटली सफिशिएंट कि भैया एनसीईआरटी के बाहर जाओ ही मत, क्योंकि 90% क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी से उठ के आएगा एज इट इज, वैल्यू भी चेंज नहीं होती कई बार। तो इसलिए ये चैप्टर्स डिफिकल्ट होने के साथ साथ सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड भी है, तो थोड़े इजी भी हो जाते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना कि भैया वो होती है ऑप्शनल एक्सरसाइज। ऑप्शनल एक्सरसाइज नीचे लिखा होता है कि नोट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट ऑप्शनल एक्सरसाइज से क्वेश्चन पक्का आता है। ऑप्शनल एक्सरसाइज को कतई ही नहीं छोड़ना है, चाहे आप 9th में हो चाहे आप 10th में हो। ऑप्शनल एक्सरसाइज से आंसर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ये जो 4 चैप्टर्स है ना डिफिकल्ट वाले, इनके अंदर जो लास्ट की एक्सरसाइजेस है, जो बिल्कुल एंडिंग की 2 एक्सरसाइजेस है, इन सब के अंदर लास्ट की जो 2 एक्सरसाइजेस है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
इनमें से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, स्पेशली सर्कल्स और ट्राइंगल्स में। इनमें बनेंगे क्वेश्चंस लास्ट के 2 एक्सरसाइजेस से ही। सर्कल्स में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस लास्ट के 2 एक्सरसाइजेस से ही बनेंगे, और अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी मात्र कर लिए सारे सवाल, कुछ नहीं चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। तो दैट बीइंग सेड, ये जो स्ट्रैटेजी है इसको मैंने क्विकली एक बार यहां पर लिख दिया है कि भैया हमको क्या क्या चीजें नोट करनी है। सबसे पहले तो मार्किंग करनी है। मार्किंग मतलब कि जो क्वेश्चन आ गया वो उस पर सर्कल, जो थोड़ा बिल्कुल नहीं आया उस पर ये गोला, उस पर टिक लगा दिया, इस टाइप का कर लिया। डेली प्रैक्टिस मैथ्स की करनी, सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। सैंपल पेपर करने हैं, 1 शॉट लेक्चर और रिटन प्रैक्टिस, नॉट ओरल, ठीक है। अब देखो बहुत सारी जगहों पर हमको ओरल प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी कि भैया हमने फॉर एग्जांपल फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूले बार बार लिखते रहो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टीएसए का फॉर्मूला है ना, सिंपल सा फॉर्मूला दो, जैसे कि 2L प्लस ब्रेथ, बहुत सिंपल है, बहुत ही फुद्दू फॉर्मूला। अब अगर मान लो 10 क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, इसके 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर, मैं सारे 10 नहीं कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा, मैंने दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, 7वां कर लिया, 9वां कर लिया और 10वां कर लिया, ये 5 क्वेश्चन कर लिए। अब इनमें भी मैंने क्या किया कि भाई 2 3 7 सेम टाइप के थे, तो मैंने क्या किया कि भाई समझ लिया कि ऐसा ऐसा, बट हर बार फॉर्मूला लिखना है। जैसे कि सेकंड का आंसर लिख रहे हैं हम, तो एटलीस्ट फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला 2L प्लस बी, ठीक है। फिर 7वां किया तो लिख दो फॉर्मूला 2L प्लस बी। इससे क्या होगा कि आपका फॉर्मूला जो है जितनी बार आप लिखते जाओगे उतनी बार आपकी रिकॉल में आता जाएगा, ठीक है। तो मैथ्स के लिए हमारे पास अगर इतना भी हम कर लेते हैं तो हम बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, ये 4 चैप्टर कर लो। अगर आप थोड़े एडवांस पे हो तो भी ये 4 आपके मिनिमम आने चाहिए, और उसके बाद में आप ये 4 करोगे। पहले आपकी प्रायोरिटी ये 8 चैप्टर्स कर लेना है, क्योंकि आखिरी के जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर्स है, मैं इसको थोड़ा साफ सुथरा कर देता हूं ताकि आप लोग आसानी से पढ़ पाओ, ठीक है। और आप लोगों को जब मैं ये स्लाइड, जब मैं, अच्छा हाँ, एक चीज और जो बता रहा था कि जितना भी मैंने इस वीडियो के अंदर बताया, सारे चैप्टर्स कितने मार्क्स का है, कहाँ कहाँ से एनसीईआरटी क्या है, ये जो पूरी स्लाइड्स और इसकी पीडीएफ है, आपको पढ़ लेके ऐप के ऊपर मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी, आप पढ़ लेके ऐप खोलोगे, क्लास 9 सिलेक्ट करोगे, अपना जो भी रजिस्टर वो करोगे, नीचे माई जोन का ऑप्शन है, माई जोन पे जाओगे और क्लास 9 सिलेक्ट करना, वहाँ पे प्रणय खजाना आपको मिल जाएगा। प्रणय खजाना पे क्लिक करोगे, मेरा फोटो होगा, उसके अंदर जितनी भी ऐसी पेचीदा चीजें मैं देता हूँ जिसमें आपका काम आसान होता है, जितनी भी ऐसी तरकीबें बताता हूँ, उन सब की पीडीएफ वहां पर मिल जाएंगी। इसके अलावा भी 5-6 पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी जो बड़ी अच्छी होगी। अगर इनका अपर साइड भी लो, अपर साइड, ठीक है, ये मैं 6 से 8 में 8 मान रहा हूं, तो 8 और 6 14 20 और 26, ये सब मिला के करीब 26 मार्क्स का आ रहा है। तो 26 मार्क्स हमारे यहां पर बन रहे हैं, पर बाकी में हमारे ज्यादा मार्क्स बन रहे हैं। हमारा दिस इज जस्ट 1/3 ऑफ द पेपर, दिस इज 2/3 ऑफ द पेपर। तो मैंने इसलिए 3 हिस्सों में डिवाइड किया कि 1/3 हो गया, 1/3 हो गया और 1/3 हो गया, और अपने आप में ये 1/3 आपको पास कराने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। और उसके ज्यादा नंबर लाने के लिए दूसरा 1/3 कर लिया, फिर ये कर लिया। अब 95% चाहिए भैया हमको, 90% चाहिए, तो करना तो सब पड़ेगा, कुछ छोड़ नहीं सकते आप। तो इस केस में मैंने जैसे बताया आपको पढ़ना कि जो एक फॉर्मूले के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन देख लो और बाकी ओवरऑल समझ लो, उस टाइप की चीज आप कर सकते हो। बट अगर आपको स्कोर अच्छा करना है, देखो 80% मार्क्स तक तो आप सब पढ़ के भी ला सकते हो, पर 80 से 90-95 कहां से जाएंगे, वो सैंपल पेपर प्रैक्टिस करके जाएंगे। दैट विल जस्ट गो बिकॉज ऑफ योर प्रैक्टिस। मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, 3 घंटे लेके बैठना है इस सैंपल पेपर को और ईमानदारी से देना है। एक पानी की बोतल, पेन, पेपर के साथ में बैठना है और सिर्फ ये सैंपल पेपर सॉल्व करना, और उस 3 घंटे में कुछ नहीं करना है, फिर एनालाइज करना है उसको, इसमें जो दिए हुए सॉल्यूशन है उसके साथ में। इस बुक की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी आप चाहे आसपास अपने स्टोर से भी खरीद सकते हो। और ये जो स्लाइड्स हैं ये आपको पढ़ लेके ऐप पे भी मिल जाएंगी। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम सब जगह फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। तो दैट बीइंग सेड, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप कि आपका मैथ्स का पेपर बहुत तगड़ा जाए, और कुछ भी अगर आपको डाउट है प्लीज नीचे कमेंट करना। और आज मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। वो रिक्वेस्ट क्या है? वो रिक्वेस्ट ये है कि मैथ्स तो गया, मैथ्स तो गया, ये 3 शब्द आपको कमेंट करने हैं। ये मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूं ताकि सिर्फ जो क्रीम क्राउड इस पोर्शन ऑफ वीडियो तक पहुंचा है, इस एंड तक पहुंचा है, सिर्फ आप लोगों के लिए ये चीज है कि आपको मैथ्स तो गया ये नीचे कमेंट ड्रॉप करना है। इसके आगे पीछे जो लिखना हो लिख दो, बट मैथ्स तो गया ये लिखना है और एक अफर्मेशन के साथ जाना है कि भैया मैथ्स के तो 12 बजा देंगे। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल द वेरी बेस्ट।